ये जो अगला क्वेश्चन है वो पेपर 5 का यानी इकोनॉमिक्स का सेक्शन का है, जो कि 40 नंबर का है, जिसमें फिर आपको 1000 वर्ड्स में लिखना है। और चूंकि आप देखिएगा कि जेपीएससी का जो सिलेबस है वो उसमें इकोनॉमिक्स का सिलेबस सबसे बड़ा है। उसमें बहुत सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है, यानी आप अगर सिलेबस का अध्ययन कीजिएगा तो सबसे बड़ा सिलेबस जेपीएससी का है। तो इसी संदर्भ में जो आपको एक मेंस का क्वेश्चन जो इसी बार आया था जेपीएससी मेंस में, कि भारतीय कृषि पर विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रभाव की विस्तृत विवेचना करें। फिर से दोहराते हैं कि भारतीय कृषि पर विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव की विस्तृत विवेचना करें, यानी इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर बाय WTO। अब जब आप इसको लिखिएगा, चूंकि ये देखने में बहुत सीधा सरल प्रश्न है, लेकिन चूंकि अर्थशास्त्र का है इसलिए बहुत सी तकनीकी बातों को आपको लाना पड़ेगा और इसका मैटर भी ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। तो आप स्टार्ट इसको कीजिए कि भारतीय जनसंख्या का 48% आज भी कृषि संबद्ध गतिविधियों में कार्यरत है। जैसे मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, 3 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था में। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र होते हैं। संबद्ध क्षेत्र में पशुपालन है, कुक्कुट है, इस प्रकार से जो चीज़ें हैं होती हैं। तो कृषि संबद्ध गतिविधियों में कार्यरत है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद, खाद्यान्न आपूर्ति, विदेशी निर्यात, रोजगार, औद्योगिक विकास, गरीबी उन्मूलन, पूंजी निर्माण को बल प्रदान होता है। 1990 के दशक एवं 95 के विश्व व्यापार संगठन के निर्माण के बाद भूमंडलीकरण का पूरा वैश्विक प्रभाव हर राष्ट्र में नकारात्मक एवं सकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत आया। अब आप यहाँ देखिए, थोड़ा सा इसको समझिए कि कभी भी आप आंसर लिखिए ना तो दोनों तरफ आप संतुलन बैठाइए, यानी नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है, दोनों प्रभाव है। लेकिन हाल के दिनों में जो सम्मेलनों के माध्यम से भारत पर जो WTO दबाव बनाता है कृषि मानकों पर, उस पर ज़्यादा चर्चा करना है, क्योंकि ये करंट का विषय अधिक है। इसके बाद आप लिखिए कि ऐसे में WTO के मंच का निर्माण भूमंडलीकरण के आलोक में पूंजीवादी केंद्र सिद्धांत के अनुरूप हुआ। अब आप देखिए कि 1990 का दशक बहुत खतरनाक दशक था। अब खाड़ी युद्ध में अब देखिएगा कि अर्थव्यवस्था संकट में आ गई। भारत में भी मात्र 6 माह के आयात का पैसा था। इस संदर्भ में हमने भूमंडलीकरण को स्वीकार किया और 94 में माराकस सम्मेलन के बाद जो है WTO का निर्माण 95 में हुआ। उनकी शर्तों को हमने माना, वहाँ भी हमने साइन किया। तो ये जो व्यवस्था आई सामने, तो ये पूरी तरह पूंजीवादी केंद्र सिद्धांत के अनुसार आई, यानी व्यवस्थाएं जो है वो विकसित राष्ट्र के मुताबिक चलने लगी। तो ऐसे में ये बहुत इम्पोर्टेंट वाक्य है, इसको आपको दिखाना जरूरी है। ऐसे तो हरित क्रांति के लक्ष्यों ने भारत में कृषि क्रांति का आरंभ किया, परंतु भारत के विकासशील एवं WTO के सदस्य होने के नाते उसकी सकारात्मक एवं नकारात्मक शर्तों को मानना जरूरी है। ये हमको पढ़ा, इस बात को अब लिखिए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आप चाहिए कि WTO के सकारात्मक मानकों के अनुरूप भारत कृषि के यांत्रिकरण, वैज्ञानिकरण, वाणिज्यीकरण एवं आधारभूत संरचना में वृद्धि प्राप्त किया। ठीक है, जैसे आप देखिएगा कि यहाँ पर बहुत सारी जो है स्कीम आई भारत में, जैसे नाम जो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है 2016 का, 2004 में किसान कॉल सेंटर है, फिर आपको किसान सुविधा ऐप है जो 2016 में ही आया, किसान पोर्टल है। फिर आपको आप देखिएगा कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये भी WTO का मानक है जो 2016 में आया। उसके बाद आपको खाद्य सुरक्षा मिशन है, 7 में आया, जो 13 में अधिनियम बना। फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड है। तो इस प्रकार से जो बहुत आधारभूत जो संरचना है, जैसा कि विकसित राष्ट्रों में होता है, उसको हमने अपनाया है। तो यहाँ मैं चर्चा करूँगा कि आप जब इस बात को लिख रहे हैं तो थोड़ा सा इस बात को समझना है यहाँ कि सकारात्मक और नकारात्मक। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, वायदा बाजार के विनिमय बाजार भी इसके अंतर्गत शामिल हुए। अब बहुत से कृषि
पहलुओं को जो है शेयर मार्केट से जोड़ दिया गया वायदा बाजार के माध्यम से, तो वहाँ भी उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है वो जींस अगर आ जाएंगी तो उसको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। विदेशों में उन्नत प्रौद्योगिकी एवं शैली का भी लाभ डब्ल्यूटीओ के माध्यम से हो रहा है। इस बीच डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य बाजार में संतुलन स्थापित करना है। साथ ही विकसित राष्ट्रों एवं निकायों द्वारा भी बड़े बड़े साख भी कृषि संबद्ध क्षेत्र हेतु प्राप्त होते हैं। इस संदर्भ में भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण में वृद्धि हुई है। अब आप देखिए कि इसको समझिए, यहाँ की साख भी हमको मिलता है, अन्य देशों से लाभ भी मिलता है, चूंकि भारत एक विकासशील राष्ट्र है और भारत खाद्यान्न का निर्यातक भी है, तो ऐसे में अन्य राष्ट्रों को लाभ मिलता है उससे। तो ऐसे में यहाँ उसकी सुविधा को ध्यान में रखा जाता है, राष्ट्र द्वारा निकायों द्वारा लाभ मिलता है। परंतु यहाँ आप इस बात को समझिए कि डब्ल्यूटीओ संतुलन स्थापित करने के लिए बैठा है, लेकिन वहाँ पर आपको अप्रत्यक्ष रूप से लगेगा कि विकसित राष्ट्र जो है वहाँ पर बहुत हावी है, बहुत ज़्यादा हावी है। चूँकि ये संगठन बहुत निष्पक्ष होता है, लेकिन फिर भी वहाँ इस प्रकार की बातें कूटनीति के अंतर्गत आती हैं। अब यदि विकसित राष्ट्र को, कोई विकासशील राष्ट्र है या कोई पिछड़ा राष्ट्र है, दोनों एक बाजार में हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, और हर देश प्रोडक्ट बनाता है। इसको आप थोड़ा सा उदाहरण से समझें। वो प्राथमिक क्षेत्र का हो सकता है, द्वितीयक का हो सकता है, तृतीयक का हो सकता है, दृश्य भी हो सकता है। जब वो बाजार में आता है तो अधिकतर लोग सस्ते चीज़ों पर जाते हैं, जैसे चाइनीज जो गुड्स है। तो ऐसे में चूंकि विकासशील राष्ट्र द्वारा बहुत सस्ते मानक, बहुत सस्ती लागत, सस्ता मजदूर श्रम और उसकी गुणवत्ता सस्ती होती है और उस पर सहायकी भी प्रदान की जाती है, तो ऐसे में उसका जो लागत मूल्य है वस्तु का कम होगा, तो उसका जो अंतिम मूल्य है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा कम हो जाता है। इस संदर्भ में डब्ल्यूटीओ एवं यूएन एवं अन्य मानकों से वो भारत में प्रदूषण मानक, गुणवत्ता मानक, जो आईएसओ सर्टिफिकेट है, उसको मानने के लिए वो दबाव बनाता है। अगर भारत प्रदूषण या गुणवत्ता या मजदूर मानक या लैंगिक समानता, स्वास्थ्य, अच्छी मजदूरी, मजदूरों के परिवारों को शिक्षा या खाद्य सुरक्षा से संबंधित बड़ी नीति पर अगर लामबंद करेगा तो इससे भारत के उत्पादन के लागत में वृद्धि होगी, और यदि वस्तु के लागत में वृद्धि होगी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो सामान हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये छिपी हुई कूटनीति काम करती है, इसको आपको समझना है डब्ल्यूटीओ के पीछे विकसित राष्ट्रों की। अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ से शुरू कीजिए, जहां पर आप डब्ल्यूटीओ के दबाव यानी नकारात्मक तथ्यों को दिखाइएगा। परंतु देखा जाता है कि डब्ल्यूटीओ द्वारा विकसित राष्ट्रों के व्यापारिक संतुलन नीति के अनुरूप भारत में संरक्षणवाद, प्रदूषित मानक, अनुचित कृषि प्रकार एवं गैर संतुलनकारी कृषि व्यवस्था का आरोप लगाया जाता है। अब संरक्षणवाद एक शब्द यहाँ आ गया तकनीकी, इसको आप फ्रिक्वेंट यूज कीजिए। संरक्षणवाद का तात्पर्य है कि जब कोई राष्ट्र डब्ल्यूटीओ के मानकों के विपरीत जाकर अपनी चीज़ों को संरक्षण देता है। अब आप देखिए कि भारत में जो कृषि व्यवस्था है उसमें बहुत समस्या है, जो है किसान गरीब हैं, कम पढ़े लिखे हैं। भारत में अधिकतर 40 करोड़ किसान हैं। यहाँ जो है किसानों पर ऋण भार है, विपणन वित्त का अभाव है, साख का अभाव है, सूचना का अभाव है, परिवहन का अभाव है, आधारभूत संरचना का अभाव है, मध्यस्थों की बड़ी संख्या है, उसके बाद मौसमी मार है, जमीन की समस्या है, जो भौगोलिक समस्या है, सिंचाई की समस्या है। तो ऐसे में भारत में जरूरी हो जाता है कि ऋण के माध्यम से, साख के माध्यम से, उर्वरक के माध्यम से, आधारभूत संरचना की नीतियों के माध्यम से, सब्सिडी के माध्यम से किसानों को लाभ दिया जाए, नहीं तो वो कर नहीं पाएंगे। तो इसे संरक्षणवाद कहते हैं। परंतु इन्हीं को आधार मानकर डब्ल्यूटीओ भारत पर आक्षेप करता है। प्रदूषित मानक यानी वो आरोप लगाता है कि भारत में बहुत प्रदूषण फैला के किसी उत्पाद को बनाया जा रहा है,
जैसे आप हाल के दिनों में सुने होंगे कि विकसित राष्ट्रों द्वारा दबाव बनाया जाता है कि भारत में पराली जो है, जो धान का जो भूसा है, उसको जला के प्रदूषण फैलाया जाता है, एक दबाव बनाया जाता है। बहुत बार देखा जाता है कि भारत के जो खाद्य फसल हैं, जो खाद्यान्न मद हैं, उसको बताया जाता है कि वो प्रदूषणकारी है, जहरीला है, उसको दूसरे देशों द्वारा जो है आयात पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो इस प्रकार की जो है पीछे से नीतियां अपनाई जाती है, जो कि अनुचित कृषि प्रक्रिया में आता है। इस संदर्भ में WTO एवं कृषि सब्सिडी विवाद भी महत्वपूर्ण है। यानी हाल के दिनों में जो विवाद ज़्यादा उत्पन्न हुआ है कृषि सब्सिडी से। सब्सिडी अर्थात सहायकी, जो मदद हम किसानों को देते हैं ट्रैक्टर खरीदने के लिए, उर्वरक खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए। कई बार अति लागत युक्त कृषि उपक्रम को WTO द्वारा दबाव दिया जाता है। तो वो चूंकि विकसित राष्ट्र में आप पाइएगा कि हेलीकॉप्टर से किसान खेती करते हैं, उन्नत किस्म की बीजें होती हैं जिसको एलिमिनेटर सीड्स कहते हैं, उसको पूरा करने के लिए पूरक बीज होते हैं जो कि टर्मिनेटर सीड होते हैं। तो उस मानकों को भारत में लागू करना मुश्किल है, क्योंकि भारत एक विकासशील राष्ट्र है। यहाँ बहुत ही कम लागत के साथ सहायता दी जाती है। तो ऐसे में WTO दबाव बनाता है, जो कि भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए घातक है। सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली सब्सिडी, जो छूट है, को WTO एकल सहायता व्यवस्था कहता है। तो WTO द्वारा कहा जाता है कि भारत इस संदर्भ में अनुचित सहायकी प्रदान करता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव विश्व प्राथमिक क्षेत्र बाजार पर पड़ता है। इनमें ऋण, उर्वरक, यंत्र, वाहन, सिंचाई एवं बिजली प्रमुख है। WTO द्वारा कृषि छूट को ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, अंबर बॉक्स सब्सिडी एवं ब्लू बॉक्स सब्सिडी में विभाजित किया है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में प्रतिबंध नहीं है। इसमें पर्यावरण संरक्षण नीति, कार्यक्रम, शोध, जो विशेष शोध किए जाते हैं कृषि संबंधी, कृषि पुनर्संरचना, खाद्य सुरक्षा के लिए भंडारण, कीट रोग नियंत्रण एवं वेयर हाउस जैसे मदे सम्मिलित है। तो इसमें वो ज़्यादा भारत पर आक्षेप नहीं लगाता है। अंबर बॉक्स पर ही ज़्यादा WTO को आपत्ति है एवं विकसित राष्ट्र इस पर बराबर भारत को लामबंद करता है। अंबर बॉक्स में न्यूनतम समर्थन मूल्य, उर्वरक, बीज इत्यादि है, अतः WTO इसके लिए शर्त तय करता है। ये बॉक्स विकृति पैदा करते हैं। अंबर बॉक्स पर ही WTO बराबर सम्मेलनों में धमकी देता है। ब्लू बॉक्स में आर्थिक सहायता एवं अवसंरचना, कृषि, ग्रामीण योजना इत्यादि है। अपने AOA अर्थात एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर्स में कृषि एवं टेक्सटाइल, जैसा आपको जैसे लिखा है आंसर में वैसे ही लिखिएगा AOA को, कृषि एवं टेक्सटाइल पर भी विदेशी वरीयता की बात कही जाती है। इसमें बाजार तक आसानी से पहुंच, निर्यात, सब्सिडी कम करना एवं घरेलू सहायता में कमी लाना महत्वपूर्ण है। हाल के दिनों में कई सम्मेलनों में भारत को एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पर धमकी दी जाती है। ज्ञातव्य है कि भारत का अब प्राथमिक क्षेत्र बाजार से सेवा बाजार यानी सेवा क्षेत्र बाजार की ओर प्रवेश कर चुका है। अब देखिएगा कि जो तीनों क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, जो तृतीयक क्षेत्र है, उसमें योगदान बहुत अधिक है, यानी 55% से अधिक हो रहा है, जैसा कि विकसित राष्ट्रों में होता है। तो कृषि प्रकार भूमि गतिविधियों में 20% की कमी आई है, 20% की कमी आई है। फिर भी WTO को इस पर आपत्ति है। अब देखिए कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो शिफ्टिंग दौर में है, यानी वो प्राथमिक से द्वितीयक में आया, फिर द्वितीयक से तृतीयक, जैसा कि विकसित राष्ट्र में होता है। और आप देखिएगा कि हाल के दिनों में जो है औद्योगिक प्रकारों के लिए बहुत सारे कृषि भूमि को भी लिया गया, अधिग्रहण किया गया। तो ऐसे में कृषि भूमि संबंधी गतिविधि जो है वो 20% की कमी हुई है। फिर भी WTO को इस पर आपत्ति है। अर्थव्यवस्था के शिफ्टिंग सिद्धांत के अनुरूप, जैसा मैंने अभी बताया, दोनों तरफ से WTO का दबाव होता है। अंबर बॉक्स एवं संरक्षणवादी नीति का हवाला देकर WTO दबाव बनाता है। हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, रूस एवं USA द्वारा WTO के माध्यम से भारत में कृषि नीतियों की जांच भी की है और उसका रिपोर्ट उल्टा भी दिया है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आप आइए।
कि इसके अलावे दालों के मामले में आयात प्रतिबंध नीति। अब देखिए कि दाल जो है हम पहले अधिक आयात करते थे, अब हम जो है आत्मनिर्भर हो गए। तो इसके अलावे दालों के मामले में आयात प्रतिबंध नीति, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी अर्थात जब कोई राष्ट्र कोई मद को अपने यहाँ आने नहीं देना चाहता है तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रशुल्क लगाता है ताकि वो आए नहीं, एवं अन्य मानकों द्वारा दबाव बनाया जाता है। यानी दूसरे देश जो हैं वो दबाव बनाएंगे कि भारत की खाद्यान्न फसलें या वस्तुएं यहाँ नहीं आए। तो हाल के दिनों में भारत दाल के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन चुका है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत 26 कृषि उत्पाद हैं, जिसमें 7 अनाज, 5 दाल, 8 तिलहन एवं अन्य उत्पाद शामिल हैं। जबकि कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा 2009 में WTO की शर्तों पर ही भारत को मानदंड तैयार किए गए हैं। यानी जो मानदंड WTO बनाता है सब्सिडी का, उसी पर ही भारत दे रहा है। तो ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत में सब्सिडी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य को जो है तय करता है खाद्यान्न फसलों पर। तो उत्पादन की लागत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जाता है, जबकि सत्य यह है कि WTO के आपत्ति वाले राष्ट्र खुद इससे बढ़कर कृषि प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हैं। अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये सब आवाज़ तो उठाता है, लेकिन पता चलता है कि वहाँ वो लोग इससे ज़्यादा कर रहे हैं जो अनुचित कृषि प्रक्रिया है, लेकिन उस पर कोई दबाव नहीं बनाता है। अब USA एवं ऑस्ट्रेलिया स्वयं एलिजिबल प्रोडक्शन से ज़्यादा छूट देते हैं। एक शब्द है एलिजिबल प्रोडक्शन अर्थव्यवस्था में, तो उसके मानक के विपरीत काम करते हैं। विकसित राष्ट्रों में कई कार्य हेलीकॉप्टर से भी हो रहे हैं। USA का आरोप है कि भारत उत्पादन मूल्य में 70% से अधिक छूट देता है, ऐसे सम्मेलन में वो बोलता है। भारत अपनी नीतियों का निर्माण छोटे एवं सीमांत कृषकों को ध्यान में रखकर करता है, जैसा मैंने बताया कि यहाँ बहुत ज़रूरी है किसानों को देना। तो WTO ने दोहा राउंड में इस पर आपत्ति दर्ज की थी। दोहा राउंड में उच्च टैरिफ बाधा, निर्यात सब्सिडी एवं बाजार पहुंच के साथ फाइटो सैंक्शन यानी जो मैंने बताया कि जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और प्रदूषणकारी है, खतरनाक है, ऐसा हवाला देकर जो है उस पर आयात प्रतिबंध लगाता है। इस संदर्भ में कई राष्ट्र बिना मतलब के भारत के खाद्यान्न को जहरीला एवं प्रदूषक मानकर प्रतिबंधित करते हैं। भारत में पराली जलाने के मामले में इस संदर्भ में कई मामले आए हैं। ऐसा भारत को हतोत्साहित भी करता है कि वो अपने कृषि प्रक्रियाओं को ना करे इस प्रकार के दबाव से। तो कई राष्ट्र भारत के कृषि उत्पाद पर उच्च प्रशुल्क लगाते हैं। इससे भारतीय कृषि बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ब्यूनासार समिट 2013 के बाली, 2015 के नैरोबी सम्मेलन में WTO ने शांति अनुच्छेद बनाए, जिससे कई प्रकार को लक्षित किया गया, यानी जो संतुलन को लक्षित किया। भारत पर दोष दिया गया कि वो ज़्यादा भंडारण एवं अधिक छूट देता है। तो खाद्य सुरक्षा कानून पारित होने के बाद भी भारत में बफर स्टॉक नियंत्रित रहता है। बफर स्टॉक अर्थात जो हम खाद्यान्न को जमा रखते हैं जहाँ। मसाला आयात शुल्क पर भी भारत का दबाव WTO में बना रहता है, क्योंकि मसाला का बहुत बड़ा निर्यातक है भारत हमेशा अपने 40 करोड़ कृषकों की गरीबी की दुहाई देता है। भारत भी अपना पक्ष वहाँ रखता है, और भारत में मौसमी मार होने के बाद के कारण बीमा का कवरेज बढ़ा है। जैसे मैंने आपको बताया कि बीमा संबंधी कई योजनाएं आई, ऐसे में कृषि फसल बीमा योजना पर भी WTO जो है अपनी कड़ी निगाह रखता है। अर्थशास्त्री हनुमंत राव एवं अशोक गुलाटी ने अपनी सिफारिशों में भारत को WTO के समक्ष जो है सशक्त रहने की हिदायत दी। मतलब इन्होंने सिफारिश की कि नहीं, भारत को अपने मामलों में अड़े रहना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। तो भारत के लिए खाद्य निर्भरता एवं गरीबी उन्मूलन अधिक जरूरी है, क्योंकि यहाँ गरीबी है और खाद्य निर्भरता भी जरूरी है, और इससे रोजगार भी लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो भारत चूँकि ग्रामीण प्रधान कृषि प्रधान राष्ट्र है, तो ऐसे में यहाँ व्यवस्था को पूरी तरह कमर्शलाइज करना अनुचित हो जाएगा। 1999 मराकस यानी 1994 मराकस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद 1999 में WTO ने भारत में मात्रात्मक प्रतिबंध लगाया, यानी भारत पर जो है वो
प्रतिबंध लगा दिया गया कि इतने मात्रा में वस्तुओं को वो भेजेगा, जबकि भारत की स्थिति उस समय अति दयनीय थी। 1990-91 में मात्र 6 माह के आयात हेतु ही हमारे पास विदेशी मुद्रा थी। भूमंडलीकरण के आलोक में भारत ने कड़ी शर्तों को स्वीकारा, यानी उसी संदर्भ में हमने भूमंडलीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन और WTO के मानकों को माना। इस संदर्भ में भारत द्वारा भी धोखाधड़ी के सवाल खड़े किए जाते हैं। भारत भी अपना पक्ष रखता है। WTO के समक्ष जो है बात रखी जाती है कि यह भारत में किसान आत्महत्या करते हैं दबाव में, लेकिन उससे WTO नहीं मानता है। तो ऐसे में हम पाते हैं कि आज भी WTO भारत के संरक्षणवादी नीति को दोषपूर्ण मानता है। तो अंततः इससे आप इस बात से अंत कीजिएगा कि जो वर्तमान में जो दबाव बनता है, जो करंट का जो विषय है WTO का, विकसित राष्ट्र का, वो भारत की संरक्षणवादी नीति को जो है वो पूरी तरह गलत बताता है।